हेलो फ्रेंड्स, ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, टर्नओवर टैक्स, सेबी टर्नओवर टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस, जीएसटी और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, इन सब 6 टैक्स देने के बाद अगर आपने कुछ कमा लिया तो उसके बाद इनकम टैक्स, इन सब तरीके के 7 टैक्स देने के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ कमा सकते हैं तो आप जो है एक बहुत ही सफल जो है इंसान है। तो सीधी सी बात यह है कि आज की शुरुआत मैंने यहाँ पर क्यों की। देखिएगा, हमारे जो सरकारें हैं वो एक बात के लिए हमेशा तैयार रहती है कि भाई अगर कोई मुर्गी अगर रोज़ एक अंडा दे रही है सोने का, तो उस सोने के अंडे को क्यों लिया जाए, क्यों ना उस मुर्गी को ही काट दिया जाए। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अभी सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी कि 95% ट्रेडर लूज़ करते हैं, और अगर वो तो देखिएगा बाज़ार से जाने वाले नहीं हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन जो 95% जो ट्रेडर्स हैं उनका लॉस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो प्रॉफिट करने वाले 5% ट्रेडर्स हैं उनका भी प्रॉफिट घटेगा। तो आज 2 अमेंडमेंट्स जो है फाइनेंस बिल के अंदर पास हो गई हैं। जो पहली ट्रांजैक्शन है वो वास्तव में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, कैश मार्केट के अंदर और एफएनओ मार्केट दोनों जगह पर अगर हम बात करें तो समान रूप से लागू नहीं किए गए हैं। हालांकि एफएनओ के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों सेगमेंट के अंदर जो है एसटीटी बढ़ा दी गई है। तो इसका जो बेसिक असर है वो आएगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो बहुत तेज़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते हैं। आप बहुत बार इंटरडे देखते भी है, स्विंग्स आते हैं। उसके बाद जो आर्बिट्राइजर्स हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट में या बेचते या खरीदते हैं। इसके अलावा जो स्कैल्पर्स हैं जो छोटे छोटे 10-10, 15-15 रुपए के मूव्स के लिए प्ले करते हैं, उनके ऊपर इसका जो है बेसिक असर आने वाला है। और कुछ हमारे जैसे भी जो ट्रेडर्स हैं जो जनरली या तो पोजिशनल बेसिस पे करते हैं या थोड़ी बहुत पोजीशंस इंट्राडे बेसिस पे भी करते हैं, तो कॉस्ट हमारी भी बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉस्ट है इस बढ़ने का संकेत जो है आपको समझ में आ गया होगा। बट मुझे लगता है कि बहुत सारी जो टैक्सेस हैं वो इंडिया में इसलिए लगते हैं, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब एक फॉरेनर ने कहा था, यानी कि एक ब्रिटिश जो उस समय पर डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने कहा था कि भाई अब हम ऐसे लोगों को देश दे के जा रहे हैं जहाँ पर कि आज से कुछ सालों बाद आप यहाँ की हवा, पानी, बिजली सब पे टैक्स लगता हुआ देखेंगे। तो आज देखिएगा वो दिन आ गया है, सब पे टैक्स है। वो तो कोई बात नहीं, टैक्स लेना जो है सरकार का काम है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जहाँ पर एक फ्रूटफुल इनकम सरकार को आ रही है, सरकार उसके ऊपर भी जो है ज़्यादा कुठाराघात जो है करती है। यानी कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ से तो ज़्यादा निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ नहीं आ रहे भैया उसको भूल जाओ। तो कुल मिलाकर जो है आज की शुरुआत यहीं से। तो आज इस चर्चा को हमने क्यों कहा, इस चर्चा की वजह से आज जो है हमारे बाज़ारों में भी एक कमजोरी देखने के लिए मिली और ट्रेडर ने सांकेतिक रूप से आज तेजी की पोजीशन से नहीं बनाई और कहा कि हम आपके फैसले से खुश नहीं हैं, और निफ्टी में एक कमजोरी देखने के लिए मिली। दिन भर जो है हमारा जो व्यू था वो यही था कि भाई एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा विद नेगेटिव बायस, लेकिन वो नेगेटिव बायस थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो गया क्योंकि ये जो खबर थी ये बाज़ार के अंदर दोपहर से ही जो है रुक कर रही थी, लेकिन लास्ट के आधे पौने घंटे में इस खबर के साथ साथ कुछ और खबरें भी थी जो मैं बताऊंगा। इसके अलावा डॉइशे बैंक का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन दिन में जब हमारे बाज़ार बंद हुए उस समय पर 13% डाउन था, और बाज़ार को ये आशंका थी कि कोई डॉइशे बैंक भी तो कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके जो इंश्योरेंस है डिफ़ॉल्ट रिस्क से रिलेटेड उनके जो वैल्यू है, यानी कि जो उनका प्रीमियम है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से डॉइशे बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने के लिए मिली। सिमिलरली इसी तरीके के प्रीमियम क्रेडिट स्विस के अंदर भी बढ़े थे आज से 3-4-5 महीने पहले। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक संकट जो है वहाँ से भी नज़र आया। और तीसरा देखिएगा, एक डेट म्यूचुअल फंड्स
के ऊपर भी चेंज हुआ है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता था कि आज आप म्यूचुअल फंड्स लीजिए 3 साल रखिए तो आप उसमें इंडेक्सेशन करिए, इंडेक्सेशन के बाद जो भी टैक्स है वो आपको 20% के रेट से देना होता था लॉन्ग टर्म। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब एफडी की तरह ही हो जाएंगे, यानी कि एफडी पे जैसे इंटरेस्ट मिलता है तो आपका जितना इंटरेस्ट होता है सब पे टैक्स लगता है। तो अब मान लीजिएगा आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है तो आप जितने डेट म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़ेगी या जो भी कंसिडरेशन फेस वैल्यू के ऊपर यानी कि जो भी आपकी कॉस्ट है उसके बाद मिलेगी वो सब गेन के रूप में माना जाएगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो संकेत है ये भी हालांकि जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी उनके लिए बेहतर नहीं है। और ये मैं देखिएगा 2 दिन से या नहीं चर्चा कर रहा, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, बजट के टाइम से मैं 2 बातें कह रहा हूँ भाई, एएमसी बिजनेसेस और जो कंपनियाँ एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड्स बिजनेसेस है उनको और अभी इंश्योरेंस कंपनीज को, इनमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं है। हो सकता है देखिएगा प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन इस खबर का असर आज एएमसी बिजनेसेस के अंदर जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी देखने के लिए मिला और नेगेटिवली वो इम्पैक्ट कर रही थी। तो मुझे लगता है कि आज की ये जो प्राइमरी चर्चा है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम आज बात करें तो निफ्टी कमजोरी के साथ रहा और देखिएगा संकेत जो है मैंने आपको बताया जो कारण रहे, हालांकि बाजार अब 16,800 की तरफ कूच करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे 16,800 सोमवार के लिए एक अच्छा बेस जो है लग रहा है और मुझे लगता है कि 16,800 शायद नहीं टूटेगा। और बाज़ार में अब देखिएगा इस एक्सपायरी तक, मैं आपको बोल रहा हूँ इस एक्सपायरी तक शायद बाजार एक बेस बनाकर एक इंटरमीडिएट पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। बट अभी जो हमारा नज़रिया है वो यही है कि बाजार अभी थोड़े समय के लिए और एक रेंज बाउंड रहेगा और रेंज बाउंड इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि आज का जो गिरावट थी वो देखिएगा अब सारी नेगेटिव चीज़ें आ चुकी है बाजार में, तो बाजार अब इन सारी नेगेटिव चीज़ों को डाइजेस्ट करके एक पुल बैक दे सकता है। लेकिन अभी भी जो फाइनेंशियल्स हैं अगले महीने शुरू हो जाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो बाजार शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा। लेकिन जब तक रिजल्ट आने शुरू होंगे तो शायद बाजार एक नीचे बेस बनाकर एक पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा जो आइडिया है वो 16,800 का बेस और ऊपर की तरफ 17,200 400 पॉइंट की एक रेंज हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर इसलिए है क्योंकि बाजार जिस तरीके से ओवरसोल्ड है वह यहाँ से कभी भी थोड़ा बहुत पुल बैक उम्मीद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सुबह बाजार में पैनिक सेलिंग हो सोमवार को और फिर उसके बाद बाजार पुल बैक कर जाए। तो देखते हैं कि 16,800 की तरफ बाजार जाएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रुकेगा नहीं और इमीडिएटली पुल बैक करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स जो है तेजी में थे। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइज और लार्सन जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। तो लार्सन कल की तेजी को आज बरकरार नहीं रख पाया, परसों की तेजी को, और एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फिर खतरनाक रूप में और 1600 शेयर्स आज गिरने की तरफ जो है रुक कर रहे थे। तो ये दोबारा से एक नेगेटिव संकेत। और जो शेयर्स तेजी में थे वो तो आपके सामने ही है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस फिर दोबारा से कमजोरी करते हुए। अदानी एंटरप्राइजेज में भी आज 2.97% की कमजोरी। टाटा स्टील 102 रुपये के भाव पे आ गया है। हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। तो मेटल में भी कमजोरी थी, फाइनेंशियल्स में भी कमजोरी थी, अदानी ग्रुप भी कमज़ोर हो गया आज। उसके अलावा एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं यानी कि कोल और ओएनजीसी ये भी कमज़ोर थे। और हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.43% की कमजोरी देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक 39,395 देखिएगा 39,400 का एक अच्छा बेस है। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो उसी निफ्टी के 39,400 के ऊपर ही बाजार ने सपोर्ट लिया है। और अभी भी हमें लगता है कि अगर 39,400 के नीचे बाजार जाएगा तो पलट के दोबारा से 39,400 की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। बाजार में देखिएगा ऊपर से सेलिंग हुई है, लेकिन ये जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं ये शायद अब एक्सपायरी से पहले कवर होंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि बाजार यहीं पर 39,000 और 40,000 के बीच में कहीं सेटल हो। और अगर शॉर्ट्स अगले महीने रोल ओवर हो गए तो उसके बारे में अभी हमें एक दिन का और समय दीजिए। सोमवार का जब ट्रेड हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग के लिए जा रही है या नहीं जा रही है। तो बाजार हो सकता है कि एक बार पैनिक सेलिंग के लिए 39,000 या 39,000 के नीचे भी जाता हुआ नजर आए। बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि वो जो लेवल्स हैं वो शॉर्ट प्ले करने के लिए यूज़ नहीं करने हैं। वो सारे लेवल्स
अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो उनको कवर करने के लिए, या एक वेट एंड वॉच की स्थिति कि जब वहाँ से शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए या जब बाजार पुल बैक हो तो वहाँ से एक तेज़ी प्ले की जा सकती है जब बाजार नीचे की तरफ हो तो। और जो शेयर्स आज तेज़ी में थे SBI एक्सिस, सॉरी आज तेजी में कोटक महिंद्रा था, बाकी जो सब कमजोरी में था SBI एक्सिस, ICICI बंधन और बैंक ऑफ बड़ौदा। कोटक महिंद्रा बैंक अकेला आज दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा था। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 1600 की लाइन में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, तो अभी देखते हैं। अभी तो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कब तक दिखा पाएगा ये देखने वाली बात है। FIIs आज भी 1720 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए। DIs 2555 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए। तो DIs आज नेट थे प्लस में, तो अल्टीमेटली बाजार इतने गिरे नहीं। FIIs ने आज देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट कवर किए हैं, तो ये 2 दिन से संकेत मिल रहे हैं कि FIIs अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। और ये देखिएगा ये जो बाइंग है इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि अभी एग्रेसिवली वो शॉर्ट्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो कुछ हैज ले रहे हैं। हैज लेने का मतलब समझ रहे हो कि मान लीजिए अगर बाजार यहाँ से पुल बैक करेगा तो FIIs की मुझे लगता है थोड़ी सी कॉल ऑप्शंस में भी बाइंग चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत भयंकर मंदी बना रखी है और एक्सपायरी के 3 दिन है। तो अगर वो सेलिंग करने के लिए एग्रेसिव आएंगे और DIs उसका अगर जब के मुकाबला कर लिया तो बाजार में HNI इन्वेस्टर्स या रिटेल की वजह से एक पुल बैक आ सकता है और उसमें शॉर्ट कवरिंग में कहीं FIIs ट्रैप ना हो जाए। उस ट्रैप से बचने के लिए ये सारी कॉल ऑप्शंस एक बड़ी मात्रा में FIIs खरीद रहे हैं, यानी कि एक हेज ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने मंदी बना रखी है फ्यूचर्स में। अगर वो यहाँ पर कुछ कॉल खरीद कर अपनी पोजीशंस को जो शॉर्ट की जो बिल्डअप हुए हैं उनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो पुल बैक आता है तो उनकी एक हेज पोजीशंस बन सकती है। तो मैं जो भी अब डिप अगर सोमवार को मिलता है हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि वहाँ डिप पर एक अच्छा खासा कंफर्टेबल बाय बन सकता है, क्योंकि यही स्मार्ट प्लेयर अगले महीने के अंदर शॉर्ट कवर करके अगले महीने की तेजी बना लेते हैं बीच बीच में। तो हो सकता है कि आपको सोमवार को बाजार शायद ज़्यादा अच्छा ना नजर आए, लेकिन मंगलवार और बुधवार में हम इम्प्रूवमेंट की जो है उम्मीद करेंगे। हो सकता है सोमवार से भी इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इस महीने काफ़ी शॉर्ट्स बने हैं तो शॉर्ट कवर होने के लिए आ सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं होंगे तो अगर 5-10% भी शॉर्ट कवर होने के लिए आएंगे तो बाज़ार में हम बहुत ज़्यादा मंदी नहीं देख रहे हैं। बाज़ार का बेस मुझे अगले महीने के लिए, अगले हफ्ते के लिए लगता है 38,500 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 40,500, एक बड़ी रेंज है और नीचे से एक पुल बैक की हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में देखिएगा जो उन्होंने सेलिंग की FIIs ने और जो है ऑप्शंस में बाइंग की। पुट कॉल रेशियो भी 0.685 पे मैं ये तो नहीं कहूँगा ओवरसोल्ड है, न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव साइड में। तो ये देखिएगा कभी भी ये पुट कॉल रेशियो फिर 0.8 की तरफ आ सकती है। ये तभी आएगी जब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आए नीचे से। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 32,000 पे चल रहा है, यानी कि फ्लैट ही काम कर रहा है। ब्रेंट $75 पे आ गया। ऑप्शन चेन की डेटा में अगर आप देखेंगे तो 17,000 पे सारा दारोमदार है। देखिएगा पुट राइटर एग्रेसिव थे और यहाँ पर, लेकिन जब शाम को बाजार गिरा तो फिर कॉल राइटर भी एग्रेसिव हो गए और यहाँ पर 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो अभी भी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो 17,100 की कॉल में है, 17,200 की कॉल में है। तो 17,100 17,200 एक अहम रेजिस्टेंस है जहाँ पर हम बात करें। नीचे की तरफ अगर पुट राइटिंग है तो आपको 16,900 पे नज़र नहीं आएगी, उसका सीधी 16,800 पर ही नज़र आएगी, जो हमारे लिए बेस भी है। तो मुझे लगता है कि 16,800 एक अच्छा खासा बेस है। जैसे ही बाजार 17,000 के नीचे 16,800 के आसपास जाएंगे, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी हमें लग रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो 39,500 में आज कॉल राइटिंग आपको देखनी पड़ी 75,000, पुट राइटर भी 38,000 थे और बेसिकली यहाँ से ज़्यादा जो है आपको कोई ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है इतनी एग्रेसिवली, और हालांकि है लेकिन इतनी एग्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे 39,000 पर 12,000 कॉन्ट्रैक्ट थे पुट राइटिंग में, ज़्यादा क्योंकि समय हुआ नहीं था 39,000 के लिए, क्योंकि बाजार 2:30-3 बजे के बाद ही क्रैक हुआ, तो उस वजह से वो नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट आया नहीं। लेकिन 39,400 पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बाजार जो है 39,400 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन होगा एक बार बाजार शायद 39,400 के नीचे जाए, और जहाँ पर नीचे जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो उनको कवर करिएगा। और अगर आपने तेजी भी बनानी है तो पहले देखिएगा बाजार कब तक गिर रहे हैं, और गिरने के बाद जब उठ के संभलना शुरू होता है तो फिर एक ही झटके में 300-400 पॉइंट की रैली कर सकते हैं। इस बात का अंदेशा हमें है। तो आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही, और कल का जो एनालिसिस हमने किया था वो भी काफ़ी सटीक रहा और हमारी उम्मीदों के अनुरूप रहा।
तो सीधी सी बात है कि आज फिर हमारे जो ट्रेड्स में प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हुए, क्योंकि हमारा जब व्यू ठीक होता है तो हमें प्रॉफिट भी ठीक होते हैं, क्योंकि हम उस व्यू का सहारा भी लेते हैं और उस व्यू पर स्ट्रिक्टली काम भी करते हैं। तो जब तक हमारा व्यू ठीक चल रहा था तो हमें था कि भाई हाँ हो सकता है, तो नेगेटिव बायस के साथ ही हम काम कर रहे थे, यानी कि पहले हम मंदी की पोजीशन बना रहे थे, बाद में उसको कवर कर रहे थे। हालांकि कुछ पोजीशंस हमारी हैं जो पोजीशनल बेसिस पे भी, वहाँ पर भी हमने कुछ कॉल ऑप्शंस जिनमें हमने मंदी बनाई थी, तो आज की गिरावट में कुछ हमने भी अपनी मंदी कम की है। और रीज़न ये है कि आप ये कहेंगे कि बाजार एक तरफा गिरता रहेगा, देखिएगा बाज़ारों में दोबारा से मंदी बनेगी तो 38,500 के नीचे ही बनेगी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है। 38,300, 38,100, 38,000 और 37,000 की तो पूरी लाइन में ना कभी भी बड़ा बाउंस बैक आ सकता है। तो मैं वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि 37,500 से 38,500 एक बाइंग जोन है। और जो लोग 6 महीने के लिए भी, मतलब शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए भी निवेश करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है या स्विंग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड भी, अगर बाजार 38,000 की लाइन में आता है वहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी बनेगी। और 37 की लाइन में आएगा तो फिर अभी हमें लग रहा है, अभी हाल फिलहाल में जो सर्कमस्टांसेस देखिएगा, रिजल्ट के बाद सर्कमस्टांस बदल सकते हैं, फिर आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था, अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और 37,000 एक जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है रेंज जो है हमें बनती हुई नजर आएगी। तो जो लोग टेक्निकल्स के हिसाब से काम करते हैं वो तो कहेंगे जी बाजार बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है जी, 100 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे चला जाएगा, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चले, भैया उसको रखो भी थोड़ा साइड में। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका 2-3 महीने का नज़रिया है तो वहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में जो दिग्गज टॉप के 3 या 4 बैंक्स हैं वहाँ पर पोजीशंस बनाई जा सकती है ट्रेडिंग एंगल से। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो निवेशक हैं उनके हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर वहाँ पर बाजार आता है तो। बट अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहीं पर बाजार आपको मंदा नज़र आए और आप एग्रेसिवली शॉर्ट बना दें। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो बड़ी शार्प आएगी, तो वहाँ आपको बचने का मौका भी नहीं देगी। तो 39,000 के नीचे भाई हमें मंदी रखने में डर लगता है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम एक वैल्यू के हिसाब से जो है काम करते हैं। तो हम टेक्निकल के साथ वैल्यू को भी और बाकी सिनेरियो को भी देखें तो मुझे अभी हाल फिलहाल में जो पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट्स हैं 39,000 के नीचे सस्टेनेबिलिटी बैंक निफ्टी की नहीं लगती। तो अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे जाएगा तो मुझे पुल बैक की पूरी उम्मीद है, और कोरस्पोंडिंगली वहाँ पर अगर जाता है तो जो निफ्टी है वो 16,500 के आसपास हो जाएगा। तो वहाँ पर भी मुझे 16,800 के नीचे भी देखिएगा निफ्टी में मुझे कंफर्ट नहीं है मंदी में। हालांकि टेक्निकल बेसिस पे टूट सकता है, फिर देखेंगे बाद में जब परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। बट अभी हाल फिलहाल की स्थिति में 16,800 के नीचे या 16,800 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है और 16,800 16,500 मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी जो बाइंग है वो वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आती हुई आपको नज़र आएगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि रविंदर सर हमेशा मंदी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं मंदी की बात नहीं करता, मैं वैल्यू की बात करता हूँ। अभी देखिएगा मैं ही जब सारी दुनिया आपको मंदी की कह रही होगी ना शॉर्ट पोजीशन बनाओ शॉर्ट पोजीशन, मैं वहाँ पे काउंटर व्यू रख रहूँगा, नहीं भाई मैं तो यहाँ पे एक बार बाय करने की सोचूंगा। हो सकता है बाद में हमारे स्टॉप लॉस कट जाए, वो अलग बात है, बट मुझे चांसेस नहीं लगते। मुझे यहाँ पे लगता है कि स्मार्ट प्लेयर एक बार माल तो इकट्ठा करेंगे और उसकी वजह से एक बार तो पुल बैक आना चाहिए, और जल्दबाजी में नहीं। और सिमिलरली हमने अपने भी ट्रेड उसी तरीके से लिए और अभी भी हम ठीक है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो और वो अगर लेवल आएंगे तो हम वहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से यही देखता हूँ कि जब बाजार में या पूरी तरफ चारों तरफ ऐसी माहौल बना दिया जाता मंदी मंदी मंदी, उस समय पर मंदी नहीं करनी है, उस समय पर थोड़ा सा सजग रहना है, दिमाग का यूज़ करना है और समझदारी से करना है। लेकिन जब गिर रहा हो ना बाजार तब नहीं कूदना है, जब गिर के थम जाए ठहर जाए और उसके बाद जब चलना शुरू हो भाई, तब आप 400-500 पॉइंट का एक अच्छा खासा स्विंग देख सकते हैं। जब तक डूब रहा है डूबने दो, जब डूब के रुके और फिर चलने की कोशिश करें वो होता है सही पॉइंट। तो इस पर एक ही बात याद आती है जो आप बहुत बार सुनते हैं, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ जो छोटे छोटे ट्रेंड के साथ हम प्ले नहीं कर सकते। हमें लग रहा है यार वो गिर रहा है और गिर के बाद हमें लग रहा है कि ये 150 पॉइंट बाद मूव हो सकता है,
तो हम देखेंगे उस टाइम पर इतना मतलब बहुत शार्पली या HFT ट्रेडर्स की तरह नहीं काम कर सकते कि भाई गए और 10 पॉइंट की मंदी करी, 10 पॉइंट के बाद तेजी कर ली, वो नहीं हो सकता हमसे। तो ये मेरे को लगता है रिटेल ट्रेडर्स हर किसी से हो भी नहीं सकता। तो हम ऐसी चीज़ों में जहाँ पर हमें श्योरिटी ना हो कि भाई कहाँ से बाउंस हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा या तो साइड लाइन में रहते हैं, थोड़ा सा देखते रहते हैं। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।